हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12 अगस्त का, उनका सभी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में करंट अफेयर्स और जीके जीएस के जितने भी प्रश्न 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था। दोस्तों अगर बात किया जाए पानीपत का युद्ध का, तो वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि किसके बीच में हुआ था, तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी दोस्तों वही था, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। और इसी से यह युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। ये बात आपको याद रख लेना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने जिस समय भारत में एंट्री मारा था, उस समय कौन सा वंश चल रहा था। दोस्तों उस समय लोदी वंश चल रहा था और इसी लोदी वंश का राजा कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद में कौन सा उपाधि को धारण किया था। तो दोस्तों कलंदर का उपाधि को धारण किया था। कौन सा उपाधि को धारण किया था, कलंदर का। चलिए, परिणाम स्वरूप क्या हुआ था इस युद्ध का, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया। नेक्स्ट अगला है, 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है। दोस्तों 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी। इनके जन्म उत्सव को हम लोग सिख पर्व के रूप में मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता दी गई है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में उन लोगों को नागरिकता से संबंधित बात बताया गया है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे और अस्थायी रूप से यहाँ पर बस गए, वे सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है। अब यह जो नियम था किस पर लागू था, तो यह प्रावधान मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, इन सब लोगों पे लागू था। नेक्स्ट अगला है, कौन सा देश भारत का स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। दोस्तों भारत का लैंड बाउंड्री स्थलीय सीमा से कौन सा देश नहीं जुड़ा है। अगर बात किया जाए कि भारत की स्थलीय सीमा से कितना देश जुड़ा है, तो टोटल 7 देश जुड़ा है। कौन कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में खोजिए कि इनमें से कौन नहीं है। तो नेपाल जुड़ा है, ये है, भूटान भी जुड़ा है, ये है, म्यांमार भी जुड़ा है, ये है, श्रीलंका नहीं जुड़ा है, क्योंकि श्रीलंका दोस्तों एक द्वीपीय देश है। क्या है, यह एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच पूछेगा, या भारत और श्रीलंका को अलग क्या करता है, तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसके अलावा पंबन का चैनल भी भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई स्थलीय सीमा नहीं है, केवल समुद्री सीमा है, क्योंकि यह द्वीपीय देश है तो क्या होगा, चारों तरफ पानी ही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का बी किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 323 का बी का संबंध किससे है, तो यह जो है आर्टिकल 323 का बी, आर्टिकल 323 का बी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, राज्य और केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वे विशिष्ट विषय पर निपटारों के लिए न्याय अधिकरण स्थापित करें। अब विशिष्ट विषय क्या होता है दोस्तों, विषय आपको पता होता है कि सूची हमारे पास 3 होता है, केंद्रीय सूची, राजकीय सूची और समवर्ती सूची, और एक सूची होता है अवशिष्ट सूची, जिसको विशिष्ट विषय कहते हैं। तो टोटल 4 सूची हो गया। ठीक है, तो इनमें इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्याय अधिकारणों का गठन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार पूछ रहा है दोस्तों, हर साल 1 से 10 दिसंबर तक
हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कब से कब तक, 1 से 10 दिसंबर तक। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। अच्छा, किस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार को। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। और नागालैंड राज्यों में कई प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल के अलावा और भी मनाए जाते हैं। कौन कौन हो जाएगा, जैसे फेस्टिवल हो जाएगा, सेक्रेनिय हो जाएगा, मोत्सू त्यौहार हो जाएगा, और आओ लियांग त्यौहार हो जाएगा, तोखू एमोंग त्यौहार हो जाएगा, मिमकुट त्यौहार हो जाएगा, और तुलनी त्यौहार। ये सारे त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है। दोस्तों 1856 का जो अधिनियम है यह विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। 1856 के अधिनियम को आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहा जाता है। इसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यह संभव हो पाया था। इस अधिनियम के तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार दिया गया। अच्छा, ये तो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अगर आपसे पूछा कि सती प्रथा अधिनियम को समाप्त कब कर दिया गया था, 1829 में। कब समाप्त किया गया था, 1829 में। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा गया था। 30 अप्रैल 2025 को पुरुष की 400 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ कुछ खिलाड़ी के नाम दिया गया है जो इस दौड़ में अपना रिकॉर्ड बनाया था। तो क्या क्या नाम है, तो 30 अप्रैल 2025 को शीर्ष धावक गुरुंदवीर सिंह, अनिमेश कुजूर और मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहीन को टीम ने चंडीगढ़ में दूसरी भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुष की 400 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया था। इन सब के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रिले कॉर्नविल 2025 में 38.69 सेकेंड का समय निकालकर यह उपलब्धि को हासिल किया था। जबकि पिछला रिकॉर्ड जो था वो कितना था, 38.89 सेकेंड। इससे पहले कर लिया गया है। ये 2010 का राष्ट्रमंडल खेल का डाटा है। नेक्स्ट अगला है, भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जो व्यक्ति भारत से बाहर में रहता है उनको अगर नागरिकता दिया जाएगा तो वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा, वो अनुच्छेद 8 के तहत दिया जाएगा। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत के बाहर अर्थात विदेश में रहते हैं लेकिन जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे, उनको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ये बात कहाँ लिखा गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन से मौद्रिक उपकरण लागू किए। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। पहला क्वेश्चन निकल जाता है। और 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा मौद्रिक उपकरण को लागू किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैरिफ टूल्स, एक्साइज टूल्स, मौद्रिक उपकरण। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्साइज टूल्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टैरिफ टूल्स और एक्साइज टूल्स राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। आरबीआई का कार्य होता है मौद्रिक नीति बनाना और इसको लागू करना। आरबीआई का क्या कार्य होता है, मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान आरबीआई ने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के मौद्रिक उपकरण लागू किए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न थी। तो उस समय जो था भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र से संबंधित थी, क्योंकि उस समय नया नया भारत आज़ाद हुआ था। उस समय उन लोगों के पास में उतना रोजगार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस समय जो था लगभग दोस्तों 70% जनसंख्या जो था वो कृषि
क्षेत्र में लगा हुआ था। इससे संबंधित गतिविधियां में संलग्न थी, मतलब कृषि क्षेत्र में संलग्न थी। यह स्थिति इसलिए थी क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अगला, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये अभी भी मैंने जस्ट आपको बताया कि यह कृषि पर आधारित थी। भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता क्या है? भारत की पूर्वी तट की विशेषता क्या है? यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, पहला बात। और यह चौड़ा, समतल एवं विस्तृत मैदानों वाला क्षेत्र है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह पूर्वी घाट के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और इसमें कई उपजाऊ डेल्टा और लैगून झील स्थित है। ठीक है। पूर्वी तट के 3 राज्य अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर यह गुजरता है। यह तट दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर गंगा डेल्टा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से अलुवियल, जिसको हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यह जलोढ़ मिट्टी से बना है जो खेती के लिए उपयुक्त है। हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा खेती होता है। यहाँ बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, ये सब डेल्टा यहाँ पाए जाते हैं। और इस तट पर पूछा जाएगा कि कौन कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो चेन्नई बंदरगाह जो चेन्नई में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है, हल्दिया बंदरगाह जो कलकत्ता में है। नेक्स्ट, पूर्वी तट पर मुख्यतः वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जबकि पश्चिमी तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें बताया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो 1833 का चार्टर एक्ट राइट आंसर होगा। और इस प्रकार भारत का पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहले गवर्नर जनरल था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से एक प्रश्न आया था। प्रश्न था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहली बार जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे। और इसकी सहायता के लिए 3 और जज अपॉइंटमेंट किया गया था। आप लोग फटाफट उसका कमेंट में नाम लिख दीजिए। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि पहले गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? दोस्तों, मन्नार की खाड़ी ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी, पंबन का चैनल, ये सब भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मन्नार की खाड़ी से थोड़ा हम लोग जानते हैं, यह मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों, ये हिंद महासागर का हिस्सा है और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच यह स्थित है। मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य के दक्षिण में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, पाक जलडमरू मध्य। ये भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से प्रश्न आया था, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो माउस का उपयोग करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का खोज कौन किया है, तो चार्ल्स बेबेज। कौन किया है, चार्ल्स बेबेज। और भारत का पहला कंप्यूटर पूछेगा कौन सा है, तो पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कौन सा है, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट, अगला है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के आईफा अवार्ड में लापता लेडीज प्रस्तुत लॉस्ट लेडीज, जिसको हम लोग लापता लेडीज हिंदी में कहते हैं, किस श्रेणी में अवार्ड जीता था? दोस्तों, 25वां आईफा अवार्ड जो मार्च 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था, जयपुर में किया गया था। इस फिल्म ने आईफा अवार्ड से जीता था। तो ये बात आपको याद रखना है। और लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी पुरस्कार जीता। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी पूछेगा कौन था उस 2025 का, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पूछेगा कौन था, किरण राव। या लापता लेडीज के लिए इनको मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा पुरुष में कौन था, तो कार्तिक आर्यन। इसको भूल भुलैया 3 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार महिला में नितांशी गोयल को दिया गया। यह लापता लेडीज की अभिनेत्री थी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन
का अवार्ड किसको मिला? राम संपत को मिला। और यह कौन मूवी के लिए? लापता लेडीज के लिए। अगला, सर्वश्रेष्ठ गीतकार किसको चुना गया? प्रशांत पांडे को चुना गया। किसके लिए? लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में किसको चुना गया? जोबिन नौटियाल को चुना गया था। तो कौन सा मूवी के लिए? आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में किसको चुना गया था? श्रेया घोषाल को चुना गया था। ये भूल भुलैया 3 के लिए चुना गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट और भीषण सम्मान भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार किसका है? तो राकेश रोशन का है। नेक्स्ट, अगला है 2025 में पैराथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी? तो 2025 में पैराथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन किया था? अपना भारत किया था। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, साइंस से प्रश्न पूछा गया था कि आवेग क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि आवेग का जो परिभाषा होता है, किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पल्स यानी आवेग कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सीमित समय के लिए बल लगाया जाता है, उससे वस्तु का संवेग बदलता है। यह प्रभावी आवेग कहलाता है। अच्छा, और आवेग का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड होता है। न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो यह है DDU-GKY योजना। इसी को हम लोग कहते हैं डी से दीनदयाल, डी से दयाल, यू से उपाध्याय, जी से ग्रामीण, के से कौशल, वाई से योजना। तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका शुरुआत कब बात पूछ लिया जाए, इसका शुरुआत कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को इस योजना का शुरुआत हुआ। इस योजना का शुरुआत करने का लक्ष्य था कि गांव के 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण रोजगारों को रोजगार और उनको प्रशिक्षण किया जाएगा ताकि उनको नौकरी का अवसर मिले। ठीक है। और इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और विशेषता इसका क्या था कि इनको जब प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, अर्थात ट्रेनिंग दिया जाएगा, जब इसका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा होने के बाद प्रतिभागियों को उक्त रोजगार दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आया था HDI से, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो HDI पूछ रहा है कि 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 6 मई 2025 को प्रकाशित किया गया था, इसमें भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। सचिन्हित कुल 193 देश ने इसमें भाग लिया था, जिसमें भारत का कैमा रैंक था? 131वां। 130वां रैंक था। ठीक है। भारत का HDI मान कितना है? 0.685 है। ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित है? तो वो कौन सा है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी संबंधित है। ये हैदराबाद में स्थित एक भारतीय निजी एयर स्पेस कंपनी है जो उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग कहते हैं, विकसित करती है। नवंबर 2022 में इसने विक्रम S नाम का भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और कुछ निजी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर से जुड़ी कुछ कंपनियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और रॉकेट लैब। भारत में पिक्सल, और भारत में पूछेगा कौन है? तो पिक्सल है। और अनंत टेक्नोलॉजी, ये भारत की है। जैसे स्टार्टअप्स भी निजी उपग्रह प्रक्षेपण में सक्रिय है। नेक्स्ट है, गणित में एम्पेयर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित हुई थी? तो गणित में एम्पेयर की आंद्रे मेरी एम्पेयर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिन्हें विद्युत चुंबकत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1827 में इन्होंने ईसाई सुर ला फिलोसफी डज साइंसिस नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था। कौन? आंद्रे मेरी एम्पेयर ने, जिसमें विज्ञान के सिद्धांतों को दार्शनिक विश्लेषण किया था। इस पुस्तक में उन्होंने विज्ञान की वर्गीकरण का विशेष वर्णन किया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी
लागू किया गया था, इसको स्वीकृति दिया गया था। इस नीति का उद्देश्य क्या था? राज्य को ड्रोन निर्माण और सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाना था। नेक्स्ट, कठपुतली पूछा गया था कहाँ का नृत्य है? दोस्तों कठपुतली हम लोग जानते हैं कहाँ का है, राजस्थान का है, राजस्थान का। अच्छा, कजड़ी कहाँ का है? कजड़ी कहाँ का है? बिहार का है। जाट जाटिन पूछेगा कहाँ का है? जाट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है। समा चकवा पूछेगा कहाँ का है? तो समा चकवा भी बिहार का है। लौंडा नृत्य पूछेगा कहाँ का है? तो बिहार का है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर के समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है? कंप्यूटर में समय, दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल या सेटिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील, स्वतंत्र व्यापार समझौता जिसको हम लोग कहते हैं, यह कब तक पूरा हो जाएगा? दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता जिसको हम लोग फ्री ट्रेड अरेंजमेंट शॉर्ट में FTA कहते हैं, इस पर 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें बताया गया था कि 2026 की जुलाई तक समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी हो सकता है अगर अनुमोदन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होती है तब। इस समझौते के तहत दोनों देश आपसी व्यापार को 2030 तक यानी अगले 4-5 सालों में 120 अरब US तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है? कंप्यूटर में नोटिफिकेशन जो आता है वो डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है? तो दोस्तों यह आमतौर पर स्क्रीन के निचले दाएं कोने अर्थात विंडोज में या ऊपरी दाएं कोने मैक में दिखाई पड़ता है, तो विंडोज में या मैक में। नेक्स्ट अगला है, पांड्य और चेर प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी? तो पांड्य राज और चेर राज की दोनों जो शासनकाल था उस शासनकाल में क्या क्या समानता था? तो हम लोग देखते हैं, पांड्य और चेर दोनों संगमकालीन राजवंश थे। संगम काल में इन दोनों राजवंश का उदय हुआ। उनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानताएं थी। दोनों ही राजवंश में राजा के विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि मंडलम यह राज्य से संबंधित था, नाडु इसको प्रांत से संबंधित था, उड़ गांव को कहा जाता था। इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का जो पद था वह वंशानुगत था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा और राजा को क्या कहा जाता था? मुएंदर कहा जाता था। यह जो होता था 3 मुखिया में से एक माना जाता था मुएंदर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, 1934 में वैज्ञानिक हेराल्ड उरे को रासायनिक विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों वैज्ञानिक हेराल्ड उरे को 1934 में रसायन विज्ञान में ड्यूटेरियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम का। ठीक, यह जो है दोस्तों हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। 1931 में इन्होंने क्या किया था? इसी ड्यूटेरियम का खोज किया था, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगला है, कृति योजना कब शुरू हुआ था? दोस्तों कृति योजना 2024 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2024 में। ठीक, IIA डार्क कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो क्या था? अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना, इसका मेन उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य SDG में कितने लक्ष्य हैं? तो दोस्तों SDG संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्य जो है 169 देशों के साथ टोटल 17 लक्ष्य बताया गया, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए। इसका क्या क्या सब 17 लक्ष्य कौन कौन सा था? कोई गरीब नहीं होगा और शून्य भूख होगा, कोई भूखमरी नहीं होगा और अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण पर बात किया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा और लैंगिक समानता दिया जाएगा सभी को, किसी को धर्म के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, स्वच्छ जल और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। इसी प्रकार टोटल 17 लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।